हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ये चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि हमने देखा है कि यूरोप और एशिया में जैसे जैसे राइट विंग पॉलिटिक्स बढ़ रही है, वैसे वैसे वहाँ पर सरकारें भी बढ़ रही है। लेकिन हमें इसका उल्टा वहाँ पर देखने को मिलेगा लैटिन अमेरिका में, जहाँ पर राइट विंग से शिफ्ट हो रहा है पब्लिक का परसेप्टिव लेफ्ट विंग की तरफ। जहाँ पर अभी कई सारे देशों में लेफ्ट विंग की सरकारें बन गई, जैसे कि मैक्सिको, चिली, पेरू, कोलंबिया जैसे। लेकिन अब लेफ्ट विंग अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राज़ील में भी अब लेफ्ट विंग की सरकार बन गई है और जीत चुके हैं लूला डा सिल्वा चुनाव। उन्होंने जेयर बोल्सोनारो को हरा दिया है और यहाँ पर एक हिस्टोरिक विन अपनी कर ली है। लेकिन लूला डा सिल्वा के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि इनके जीतने से जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होंगे, और इनको गरीबों का नेता क्यों कहा जा रहा है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एनपीआर लूला बीट्स प्रेसिडेंट बोल्सोनारो टू विन ब्राज़ील इलेक्शन, यानी कि लूला डा सिल्वा ने जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, उसको बीट कर दिया है। और आप देख सकते हैं नीचे लूला डा सिल्वा है, जिन्होंने ब्राज़ील का जो फ्लैग है उसको हाथ में ले रखा है। तो बात करते हैं मामला क्या है। तो देखिए, मैक्सिको और पेरू के बाद ब्राज़ील में भी एक लेफ्ट विंग का व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है, और ये शख्स है लुइस इनेशियो लूला डा सिल्वा, जिसे हम शॉर्ट में लूला सिल्वा भी कह सकते हैं। इन्होंने इनकम्बेंट राइट विंग के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को हरा दिया है। हालांकि देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कम मार्जिन से जीते हैं, और इसे रेजर थिन मार्जिन कहते हैं, जहां पर करंट प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को 49.10% वोट मिले हैं, तो वहीं लूला सिल्वा को 50.90% वोट मिले हैं। तो जो मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा है। तो ऐसे में लूला सिल्वा चुनाव जीत चुके हैं, और अब आने वाली 1 जनवरी को लूला डा सिल्वा प्रेसिडेंट पद की शपथ लेंगे, और ये आने वाले 4 सालों के लिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो ब्राज़ील में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 सालों का रहता है, लेकिन भारत जैसे देशों में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का रहता है। और ब्राज़ील में 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तब लूला डा सिल्वा चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब जान लेते हैं कि लूला डा सिल्वा कौन है और इनके बारे में क्यों कहा जा रहा है कि ये करोड़ों लाखों लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, और लैटिन अमेरिका में इसके जीत से क्या परिवर्तन होंगे। तो बात करते हैं कि लूला सिल्वा कौन है। तो देखिए, लूला सिल्वा तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। इससे पहले 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक बार 2003 से लेकर 2006 तक, और दूसरी बार 2008 से लेकर 2011 तक। यानी कि उन्होंने 8 सालों तक ब्राज़ील की बागडोर संभाली है, और इनके टेन्योर में ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई थी और प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इतना ही नहीं, इनकी सोशल वेलफेयर की स्कीम इतनी ज़्यादा तगड़ी थी कि इन वेलफेयर स्कीमों के सहारे ही करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल पाए और आज बेहतर जीवन जी रहे हैं। और शायद इसी वजह से जो गरीब लोग हैं वो लूला डा सिल्वा को दोबारा प्रेसिडेंट चुना है, ताकि वो फिर से वही कमाल दोबारा से कर पाए जो पहले दिखा चुके हैं। वैसे देखा जाए तो 2018 में हुए इलेक्शन को वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस दौरान वो जेल में थे, और इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने एक ब्राज़ीलियन कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में रिश्वत ली है, जिसके बाद उन्हें 12 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन जब ये मामले में और ज़्यादा खुलासे हुए तो तब पता चला कि ये मामले ठीक नहीं थे, और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड कुछ मामले होते हैं वो थे, और उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली थी। हालांकि वो 580 दिन जेल में बिता चुके थे, और अब उन्होंने वापस से एज ए प्रेसिडेंट कम बैक किया है। और जीतने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गए थे, और उन्होंने ये बोला था कि मुझे जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप देखिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ। वैसे देखा जाए तो लूला सिल्वा एक करिश्माई नेता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा संघर्षों में गुजरी है। इनका परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था। 10 साल की उम्र तक तो इनसे ना तो पढ़ना कुछ आता था और ना ही ये लिख पाते थे। 5वीं क्लास के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी, क्योंकि उनका परिवार काफ़ी गरीब था और इनका परिवार लूला सिल्वा की पढ़ाई को अफोर्ड भी नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में 5वीं क्लास के बाद ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था और अपने परिवार की हेल्प करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने गरीबी देखी है ज़मीन से, इन्हें पता है कि एक गरीब होना क्या होता है। शायद इसीलिए गरीबों का नेता कहा जाता है इन्हें, जिन्होंने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाल दिया। ये मेटल का काम करते थे, जैसे कि मेटल को काटना, वेल्ड करना और उन्हें फिट करना, ये उनका काम होता था, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम था। इसके बाद 1975 में ये वर्कर्स यूनियंस के लीडर चुन लिए गए। मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 1945 में हुआ था। वर्कर यूनियंस के लीडर बनने के बाद इन्होंने ब्राज़ील की मिलिट्री रिजाइम के अगेंस्ट
बहुत बड़ी हड़ताल की थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इन्होंने सोचा कि देश को ठीक करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ेगा। तो 1980 में इन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर वर्कर्स पार्टी बना ली, जिसके बाद ये पार्टी ब्राज़ील की राजनीति में सबसे बड़ी लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी बन गई। और जब से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो उन्होंने 6 साल बाद यानी कि 1986 में वो कांग्रेस में एंटर हो गए, यानी कि वो चुन लिए गए। वैसे देखा जाए तो 1985 में जो मिलिट्री रिजाइम थी वो खत्म हुई थी, उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट शुरू हुई थी, तो 1986 में वो कांग्रेस में एंटर हुए थे। वैसे ब्राज़ील और अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, जबकि भारतीय पार्लियामेंट को सिंपली पार्लियामेंट या फिर हिंदी में कहे तो संसद कहा जाता है। तो जब ये कांग्रेस में आए तो इन्होंने राष्ट्रपति बनने की कई बार कोशिशें की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कई कोशिशें करने के बाद फाइनली 2002 में ये राष्ट्रपति बन गए, जो अगले 8 सालों तक यानी कि पूरे 2 टर्म्स के लिए राष्ट्रपति बने। हालांकि देखा जाए तो ब्राज़ील के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी व्यक्ति लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता है। तो 2011 में इन्हें डिल्मा रूसेफ ने सक्सेस किया, और लेकिन जब इन्हें डिल्मा रूसेफ ने सक्सेस किया तो तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 90% थी, यानी कि उस समय हर कोई लूला डा सिल्वा को चाहता था कि वो ही प्रेसिडेंट बने। लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आड़े आ जाता है। लेकिन इसके बाद इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई और इन्हें गले का कैंसर हो गया, और इनकी पार्टी की जो डिल्मा रूसेफ थी उनको इम्पीच किया गया था 2016 में, यानी कि इन्हें महाभियोग से हटा दिया गया था। इन्हें जेल हो गई, लेकिन अब फिर से ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं चुनाव के बाद। वैसे देखा जाए तो भारत के लिए भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लूला सिल्वा भारत के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। और इतना ही नहीं, 2004 में तो भारत के रिपब्लिक डे परेड पर ये चीफ गेस्ट भी थे, और फिर 2007 और 2008 में भी इन्हें रिपब्लिक डे पर बुलाया गया था। इसके अलावा इन्होंने 2006 और 2010 में उस समय के भारत के पीएम मनमोहन सिंह की मेज़बानी भी की थी, जब उन्होंने ब्राज़ील का दौरा किया था। और इसके अलावा ब्रिक्स संगठन की पहली बैठक रूस में 2009 में हुई थी, तो तब भी लूला सिल्वा प्रेसिडेंट थे। लेकिन सवाल ये आता है कि लूला सिल्वा की जीत इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? तो देखिए, ये है ब्राज़ील के 2 मेन लीडर जो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं जेल बोल्सोनारो, जो अभी के प्रेसिडेंट है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लूला सिल्वा। जैसी इनकी पोजीशन वैसी ही इनकी राजनीति भी करते हैं, यानी कि लूला सिल्वा लेफ्ट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो बोल्सोनारो राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जेर बोल्सोनारो जैसे ही 2018 का इलेक्शन जीते तो वो तुरंत ही अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, और इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर गई, और इनके राज में तो एनवायरमेंटल को भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि ये ब्राज़ील में स्थित रेन फॉरेस्ट को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट दुनिया को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट का इशू खड़ा हो गया था, और ये कोविड के मिसमैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि देखा जाए तो ये मास्क लगाने के अगेंस्ट थे और कोविड की वैक्सीन के भी अगेंस्ट थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपनी 11 साल के बेटे को कोविड की वैक्सीन देने से ही मना कर दिया था और बोला था कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ब्राज़ील बोल्सोनारो सेज डॉटर 11 ईयर विल नॉट गेट कोविड-19 जैब। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कोविड फैल गया, और अमेरिका के बाद कोविड से सबसे ज़्यादा मौतें ब्राज़ील में ही हुई थी, और इसी वजह से बोल्सोनारो को साउथ अमेरिका का ट्रंप कहा जाता है। और वैसे देखा जाए तो अभी इलेक्शन से पहले दोनों नेताओं ने लोगों को लुभाने के लिए काफ़ी प्रॉमिस किए, जहां पर बोल्सोनारो ने प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन को पुश किया, तो वहीं लूला ने गरीबों को फूड और हाउसिंग के मुद्दे पर फोकस किया, जो कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वैसे इस जीत से लैटिन अमेरिका में लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है, और लगातार वहाँ पर जो लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स है वो जीतती जा रही है। जैसे कि इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब मैक्सिको में मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जीते थे, वे भी लेफ्ट विंग से थे। और इसके बाद कई सारी जीते हुए, जैसे कि अर्जेंटीना में अल्बर्टो फर्नांडेज जीते 2019 में। इसके बाद गैब्रियल बोरिक चिली में जीते, पेड्रो कास्टिलो पेरू में जीते, और गुस्तावो पेट्रो ने कोलंबिया में जीत हासिल की। और इस वजह से जो लैटिन अमेरिका जो 6 सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है, इसको अब लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन रन कर रहे हैं। तो इसकी जो जीत है, लूला की जो जीत है, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स के लिए। और अगर देखा जाए तो दोनों के बीच हार जीत का अंतर काफ़ी ज़्यादा कम भी है। इस चीज़ को देखते हुए ब्राज़ील की राजनीति ऊपर नीचे होती रहेगी, और बोल्सोनारो ने अभी तक अपनी हार भी एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले भी कह दिया था कि अगर मैं हार भी गया तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसी वजह से यहाँ पर डर लग रहा है कि यहाँ पर बोल्सोनारो जो है वो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उनका बेटा है वो फ्रॉड के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है।
और यहाँ पर हारने के बाद भी बोल्सोनारो ने अपनी जो हार है वो स्वीकार नहीं की और आगे शायद ये भी उम्मीद की जा रही है कि वो हार स्वीकार ना करे, जिस तरह से ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने भी हार स्वीकार नहीं की थी, तो इससे क्या हुआ, उनके समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर धावा बोल दिया था और वहाँ पर दंगे कर दिए थे, जिसको जनवरी 6 राइट भी बोलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।